जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने राइजोपस से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, न्यूट्रिशन और साथ ही साथ इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइजोपस के रिप्रोडक्शन के बारे में और साथ ही साथ इसके लाइफ साइकिल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम राइजोपस के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोपस के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो राइजोपस में आपको दो तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि जो राइजोपस के हाइफी हैं बाई एक्सीडेंटल ब्रेकेज के थ्रू क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन स्मॉल टुकड़ों से नए हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल पीसेज हैं हाइफी के और ये जो पीसेज होते हैं दे कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एज मदर माइसीलियम। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। चलते हैं अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि है क्लेमाइडोस्पोर। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो इंट्रा कैलोरी सेगमेंट है हाइफी के वो मैच्योर हो जाते हैं और उनमें सेप्टा बन जाती है। अब होता क्या है कि इस सेप्टा के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो थिक हो जाता है और एक राउंडेड वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। तो यह पूरे अनफेवरेबल कंडीशन में एक राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, अपने चारों ओर एक थिक लेयर बना देता है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यह फिर से नए माइसीलियम का निर्माण करता है। चलते हैं राइजोपस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे टाइप की ओर और तीसरा टाइप है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है यह फेवरेबल कंडीशन में बनता है और स्पोरेंजियोस्पोर का जो निर्माण होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो ये जो स्पोरेंजिया है यह स्पेशल ब्रांच के ऊपर निकलती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं यह एक इरेक्ट माइसीलियम होते हैं जो कि सॉइल के ऊपर की ओर निकले होते हैं और इसका जो टर्मिनल रीजन होता है यानी कि इसका जो टॉप वाला रीजन होता है वो फूला हुआ होता है और इस फूले भाग को ही हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो आइए देखते हैं कि स्पोरेंजियोफोर डेवलप कैसे होता है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसे स्टोलन बोलते हैं और नीचे की ओर माइसीलियम मूव करते हैं जिसे हम बोलते हैं राइजॉइड। तो राइजॉइड जहाँ से निकला है वहाँ पे जो नोडल रीजन है वहीं पर ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं और ये ब्रांचेस जो होते हैं एरियल ब्रांचेस होते हैं यानी कि ऊपर की ओर मूव करते हैं और इस एरियल ब्रांचेस को ही हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं ये बंच में निकलते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है यानी कि जो ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ इस जो स्पोरेंजियोफोर है इसके टॉप वाले रीजन की ओर मूव करते हैं यानी कि टर्मिनल रीजन की ओर ढेर सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई मूव कर जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लियाई के मूव करने के कारण इसका जो टॉप वाला रीजन है वह स्वेलन कर जाता है जिसे स्वेलन टिप कहते हैं। तो ये जो स्वेलन टिप है वो आने वाले दिनों में और बड़ा होता है और बड़ा होकर फॉर्मेशन करता है यंग स्पोरेंजियम का। अब होता क्या है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो डिफ्रेंसिएशन में होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियाई है वो स्पोरेंजिया के अंदर क्या करते हैं, किनारों पर मूव करते हैं। तो होता क्या है कि पीछे की ओर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ पर कम होते हैं, न्यूक्लियस कम होते हैं और वहाँ पर एक वैक्यूल दिखाई देने लगता है। तो बाहर की ओर जहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अधिक है उस डेंस पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरोप्लाज्म और नीचे वाले पार्ट में जहाँ पर साइटोप्लाज्म कम है, केवल वैक्यूल है, उसे हम बोलते हैं कॉलुमेला प्लाज्म। तो इसके बाद आने वाले दिनों में होता क्या है कि जो ये पार्ट थे वो और भी डिफ्रेंशिएट होते हैं और दो अलग अलग सेपरेट रीजन दिखाई देने लगते हैं। तो जो नीचे वाला कॉलुमेला प्लाज्म है
वहाँ पर एक सेप्टा बन जाती है और इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन होता है, जहाँ पर आपको ढेर सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाई देते हैं, और जो नीचे वाला रीजन है जहाँ पर सेप्टा बन जाता है उसे हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर वाला रीजन है यानी कि जो स्पोरोप्लाज्म वाला रीजन है, यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस है वो प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज में जाते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि कुछ न्यूक्लियस आपस में मिलकर कुछ साइटोप्लाज्म लेकर क्लीवेज में चले जाते हैं, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये कई न्यूक्लियस आपस में एक साथ मिल गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में जब ये साइटोप्लाज्म को अपने चारों ओर ले लेते हैं, इनके चारों तरफ दीवार बन जाती है। इस तरह से आने वाले दिनों में ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने चारों तरफ एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और गोल मल्टी न्यूक्लिएट नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर या फिर हम कह सकते हैं ए प्लेनोस्पोर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पोरेंजिया है ये मैच्योर स्पोरेंजिया है। अब ये जो कॉलुमेला है, ये कॉलुमेला क्या करता है, स्पोरेंजिया पर ऊपर की ओर प्रेशर डालता है जिससे कि स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो ब्रेक कर जाती है और इसके अंदर जितने भी स्पोरेंजियोस्पोर है या फिर एप्लेनोस्पोर है वो बाहर की ओर आ जाते हैं और ये जब सबस्ट्रेटम पे पड़ते हैं और सबस्ट्रेटम पर पड़ते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद इसमें जर्म ट्यूब निकलता है और जर्म ट्यूब निकलने के बाद ये नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पोरेंजियम के अंदर कितने ढेर सारे स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोपस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो राइजोपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या फिर फंजाई में होने वाले जितने तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो राइजोपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। इनकी जो माइसीलियम होती है, मोस्ट ऑफ द माइसीलियम हेट्रोथैलिक होती है और कुछ जातियां जो होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझे गैमेटेंजिया बनता कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माइसीलियम है और इसके जो माइसीलियम है वो दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन के हो सकते हैं, एक को हम प्लस बोल सकते हैं और दूसरे को माइनस। तो ये जो डिफरेंट हाइपी है यहाँ पर इसमें से स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है, एक छोटा सा उभाड़ निकलता है। इस उभाड़ को हम बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया और इस हाइफल ब्रांच को हम बोलते हैं जाइगोफोर। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोगैमेटेंजिया है और बड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस हो जाते हैं और जैसे जैसे प्रोगैमेटेंजिया बड़े होते हैं ये एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं। तो जब ये गैमेटेंजिया एक ऑप्टिमम साइज के हो जाते हैं तो इनके अंदर एक वॉल फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि सेप्टा बन जाती है। तो वॉल फॉर्मेशन या फिर सेप्टा फॉर्मेशन के कारण ये जो प्रोगैमेटेंजिया थी अब कहलाएगी गैमेटेंजिया और सेप्टा के पीछे वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। तो अगर आप दोनों गैमेटेंजिया को देखेंगे तो इसके अंदर आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और ढेर सारे मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है ए प्लेनोगैमिट या फिर सीनोगैमिट। तो ये जो फ्यूजिंग गैमेटेंजिया है यानी कि जो गैमिट फ्यूज होने वाले हैं यही गैमेटेंजिया कहलाती है ए प्लेनोगैमिट या फिर सीनोगैमिट। तो आगे चलकर ये जो सीनोगैमिट है या फिर गैमेटेंजिया है ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब ये इनके वॉल जो होते हैं बीच के वो गल जाते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है यानी कि प्लस और माइनस का जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी यानी कि जब साइटोप्लाज्म मिक्स होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब उसके बाद जो इनके न्यूक्लियस है यानी कि प्लस और माइनस के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो जब ये आपस में न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी और जब ये फ्यूज़ कर जाते हैं न्यूक्लियस तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी कि जब आप देखे थे प्लस या माइनस हाइफी में था तो ये जो न्यूक्लियस थे ये हैप्लॉइड थे, लेकिन जब ये फ्यूज़ हुए तो फ्यूज़ होने के बाद ये हो गए डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड कैसे हुए, कैरियोगैमी के द्वारा। कैरियोगैमी का मतलब
फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं तो बनता है जाइगोस्पोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइगोस्पोर बना हुआ है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब ये जाइगोस्पोर थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहता है। एक तरह से ये रेस्टिंग स्पोर का काम करता है। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो ये जो जाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट करता है, जिसे हम प्रोमाइसिलियम कहते हैं। अब ये जो प्रोमाइसिलियम है ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसे हम जर्म स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और जो जर्म स्पोरेंजियोफोर है आने वाले दिनों में एक नए स्पोरेंजियम का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं जर्म स्पोरेंजियम। अब इस जर्म स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, चूँकि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई था वो डिप्लॉयड था, अब इस न्यूक्लियाई में मियोसिस डिवीज़न होता है और इस मियोसिस डिवीज़न के थ्रू ढेर सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है। तो आगे चलकर ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, सेल वॉल बन जाती है और ये ब्रेक करके बाहर की ओर आते हैं स्पोर की तरह और फिर से जर्मिनेट करते हैं। इसमें जर्म ट्यूब निकलता है और जर्म ट्यूब निकलने के बाद ये फिर से सबस्ट्रेटम पर चिपकते हैं और एक नए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोपस में लाइफ साइकिल की। तो अभी आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसी को हमें लाइफ साइकिल में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेटिव माइसीलियम है, इसमें स्टोलन है और नीचे राइजोइड है और इस भाग से निकलता है स्पोरेंजियोफोर। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं फिर से कैसे डेवलप होते हैं, कैसे स्पोर बनता है, जो कि चीज़ें मैंने आपको बताई है, यही सभी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो एक तरह से आप ऊपर की ओर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे की ओर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होती है। तो आपने जो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसी को ही आपको डायग्राम के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है और वही सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोपस के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर राइजोपस की एक जाति है राइजोपस ओराइजी, जिसका यूज़ किया जाता है लैक्टिक एसिड के निर्माण में। इसके अलावा राइजोपस की एक दूसरी जाति है राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसका यूज़ किया जाता है लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और कॉर्टिसोन के निर्माण में। राइजोपस डेलेमर का यूज़ किया जाता है बायोटीन और फ्यूमेरिक एसिड के निर्माण में। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइजोपस स्टोलोनिफर जो कि एक पैरासाइट है और कॉज करता है सॉफ्ट रॉट डिजीज़ इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो राइजोपस स्टोलोनिफर की वजह से एक रोग होता है जिसे हम सॉफ्ट रॉट डिजीज़ कहते हैं, जो कि फलों और सब्जियों में देखने को मिलता है। और इस रोग से बचाने के लिए सब्जियों और फलों पर फंजीसाइड छिड़का जाता है। तो ये था राइजोपस का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा राइजोपस से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों ख़त्म होता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।